हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम एंड आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ ही लिया होगा। तो आप लोगों को पता है अच्छे तरीके से कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एंड में बिल्कुल चैप्टर के आपको एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है प्लांट किंगडम का। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं उसको पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में। सो लेट स्टार्ट इट। अगर आप बात करते हो विटेकर के क्लासिफिकेशन की, तो विटेकर ने पहले से ही चीज़ों को क्लासीफाई कर दिया। इनसे चीज़ें आसान क्या होने लग गई कि स्टार्टिंग में जब ये कंसिडरेशन आया था कि हर सेल वॉल वाला ऑर्गेनिज्म जिसके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट है, ऐसा बोला जाता था कि जिसके पास भी जिस ऑर्गेनिज्म के पास भी सेल वॉल है उसको कहाँ डाल दिया जाए, प्लांट किंगडम में। लेकिन धीरे धीरे एडवांसमेंट बढ़ती गई और ये बताया गया कि सेल वॉल बेशक प्रेजेंट है, आपको बहुत अच्छे से पता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई तीनों में आपकी सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन स्टिल दे आर नॉट इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटे बिकॉज एडवांसमेंट और बढ़ी और ये देखा गया कि सेल वॉल का नेचर क्या है। जैसे प्लांट किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो उनकी सेल वॉल किसकी बनी है बेटा, सेलुलोज की, है ना। और इन बाकी तीनों में सेल वॉल का कंटेंट जो है वो सेलुलोज नहीं है, तो इसी वजह से सेल वॉल के होते हुए भी इनको अलग किंगडम में छोड़ दिया गया। दूसरी बात, आपने देखा ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन को जानते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्लांट किंगडम का पहला जो फाइलम या डिवीजन, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें, है ना। डिवीजन, प्लांट्स के केस में डिवीजन, एनिमल्स के केस में फाइलम। ठीक है, तो डिवीजन में आपको सबसे पहला डिवीजन दिखाई देता है एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, वहां पर भी एल्गी है, ये भी एल्गी है, लेकिन स्टिल उनको यहाँ नहीं रखा गया ड्यू टू द कैरेक्टर्स, क्योंकि कॉमन चीजें नहीं मिली। ठीक है, तो इसी वजह से धीरे धीरे एडवांसमेंट बढ़ती गई और रिफाइनमेंट बढ़ती गई और जो किंगडम्स है वो और ज्यादा क्या होते गए, फिल्टर होते गए और क्लैरिफाई होता गया एक्चुअली में कि क्या फीचर्स है किंगडम प्लांटे के, क्या फीचर्स है किंगडम एनिमेलिया के, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तक आप लोग क्या पढ़ के आ गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे किंगडम प्लांटे की। सबसे पहले जानो, अगर हम किंगडम प्लांटे की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आएंगे बेटा आपका पहला डिवीजन एल्गी, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म्स एंड देन एंजियोस्पर्म्स। हम सीरीज वाइज बात कर रहे हैं। सीरीज का मतलब इवोल्यूशन के बेसिस पर, यानी आपको कॉम्प्लेक्सिटी कैसे दिखाई देगी, इस तरीके से। तो सबसे कॉम्प्लेक्स आपको प्लांट किंगडम में कौन मिलेंगे, एंजियोस्पर्म्स। और सबसे सिंपलर अगर देखा जाए, चाहे स्ट्रक्चर हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, हर बेसिस पर आपको सिंपल मिलेंगे एल्गी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा, शुरू शुरू में जब क्लासिफिकेशन चलता था स्टार्टिंग में, तो उस अर्लीस्ट सिस्टम के अंदर सिर्फ मात्र मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टर्स को बेसिस बना के क्लासिफिकेशन कर दिया जाता था। जैसे मान लो आउटर स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है, कलर देख लिया, कुछ शेप देख लिया और उन्हीं के बेसिस पर आपने थोड़े से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उठाए और क्लासिफाई कर दिया। कैसे, जैसे सीड कलर हो गया, ठीक है, हैबिट, स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर, आउटर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर आप क्या कर देते थे, क्लासिफाई कर देते थे ऑर्गेनिजम्स को। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती थी, आप सिर्फ इस क्लासिफिकेशन को किसके आधार पर रखते थे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पर। ठीक है, आपने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कंसिडरेशन में रखा और आपने क्या किया, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया। लेकिन अब इससे होता क्या था, देखो सबसे पहली बात तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज तो सेपरेट हो जाती है। ठीक है, जो पास पास रिलेटेड स्पीशीज है वो इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर सेपरेट हो जाती है। और ये सिस्टम किसने दिया था बेटा, लीनियस ने। इसको टिक लगा लेना, ठीक है, ये सिस्टम किसने दिया था, लीनियस ने। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, सिर्फ बाहरी संरचना के बेस पर अगर आप क्लासिफाई कर रहे हो, अगर आप विभाजित कर रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि इंटरनल कैरेक्टर्स को आपने कंसिडर नहीं किया। अब जैसे आप बता रहे हो कि विटेकर ने क्या किया, विटेकर ने बहुत सारी चीजों को कंसिडर किया। स्टार्टिंग में जो चीज मेयर सेल वॉल के स्ट्रक्चर, सॉरी सेल वॉल के ऊपर बेस्ड थी कि सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है, वो धीरे धीरे कैसे रिफाइन होती गई, सेल वॉल किसकी बनी है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, और आप देखते गए कि फर्दर 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 आपकी रिफाइनमेंट और ज्यादा बढ़ती गई। ऐसे ही आर्टिफिशियल सिस्टम की बात करें तो ये सबसे बाहर था, क्यों, बाहर से देख करके ऑर्गेनिज्म को डिसाइड कर लिया। अब इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, इनकी वजह से अब ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। भाई कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, ठीक है,
वो एक एनवायरनमेंट और दूसरे एनवायरनमेंट, मतलब आपने दो अलग अलग एनवायरनमेंट में उनको रख रखा है, ठीक है। कभी कभी अडाप्टेशन की वजह से, कभी कभी उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने की वजह से वो अपने अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ले आए, तो उसकी वजह से अगर आप उन्हें अलग अलग काउंट करोगे तो दैट विल नॉट बी गुड। तो ये जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, इन पर क्या है, एनवायरनमेंट का असर पड़ जाता है। ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होते रहते हैं, अफेक्ट होते रहते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, सेक्सुअल कैरेक्टर्स कभी नहीं बदलते, है ना, वो तो वही रहते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, यहाँ पर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को इतना ज्यादा मतलब मोटिवेशन, मतलब इनको प्रमोशन मिल रहा था कि इसकी वजह से वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स दोनों को इक्वल वेटेज दी जा रही थी, ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं दिया जा रहा था। जबकि आपको पता है वेजिटेटिव एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। दूसरी बात, सिर्फ मेयर एक्सटर्नल फीचर्स को देख के आप क्लासिफाई कर रहे हो, तो क्लासिफिकेशन उतना प्रिसाइज नहीं था। तो दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आगे बात करते हैं। अब इसके बाद आया बेटा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आप नेचुरल सिस्टम की बात करोगे तो देखो, एक्सटर्नल फीचर्स तो थे जो पहले से किया, वो एक्सटर्नल फीचर्स तो क्लासिफिकेशन में थे ही थे। उसके अलावा और क्या कंसिडरेशन में आने लग गया बेटा, इंटरनल फीचर्स। इंटरनल फीचर्स को भी कंसिडरेशन में लिया गया और उसके बाद क्लासिफिकेशन सिस्टम निकाला गया, ठीक है। ये सिस्टम किसके द्वारा किया गया, बेंथम एंड हुकर के द्वारा। अगर इंटरनल फीचर्स की बात करोगे तो जैसे एनाटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, मतलब इंटरनल स्टडी भी क्या होने लग गई, इंपॉर्टेंस में आने लग गई। और इसी वजह से होने क्या लग गया, रिफाइनमेंट थोड़ी और बढ़ती गई नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, ठीक है। बेंथम एंड हुकर ने इस सिस्टम को यूज किया और इसके थ्रू एक क्लासिफिकेशन दिया जो कि हर्बेरियम्स में यूज किया जाता है आज भी, है ना। तो ये हो गया आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आर्टिफिशियल की बात करोगे तो आर्टिफिशियल किसने दिया, लीनियस ने। और बेटा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आउटर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही इंपॉर्टेंस मिल रही है। अगर बात करोगे नेचुरल सिस्टम की, तो ये किसने दिया, बेंथम एंड हुकर ने। और ये बेस था एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फीचर्स के बेस पर भी, ठीक है। इसके बाद आया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब यहाँ पर जो वर्ड फाइलोजेनी है, ये खुद से डिस्क्राइब कर देता है व्हाट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनी का मतलब क्या हुआ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो अगर इस क्लासिफिकेशन को अगर आप समझो, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करो, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन ये चीज, एक चीज का अजम्पशन आप लगा सकते हो, है ना। एक अजम्पशन आप लगा सकते हो टेक्सोनॉमी का। क्या अजम्पशन लगाया जा सकता है, कि वो ऑर्गेनिज्म जो सेम टैक्सा को बिलोंग करते हैं, सेम टैक्सा। भाई देखो, कई ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप कहलाता है टैक्सा, है ना, कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो एक रैंक या कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने बोला ऑर्गेनिजम्स belonging to same taxa, उनके पास क्या होगा, have common ancestors, ठीक है। ये बात अज्यूम की जा सकती है कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा को बिलोंग कर रहे हैं उनके कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे, ठीक है। इसी वजह से उनके अंदर क्या आ रही है, सिमिलैरिटी ज्यादा आ रही है। इसीलिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर रिफाइनमेंट और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि आप क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को रिलेट कर रहे थे साथ में, है ना। क्लियर। चलो, तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम विच इज द मोस्ट एडवांस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। चलो आगे बात करते हैं भाई। अब बात आती है टेक्सोनमी के टाइप्स की। बहुत अलग अलग तरह की टेक्सोनमी है। टेक्सोनमी इज व्हाट, एक तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम ही है। आप टेक्सोनमी में कर क्या रहे हो, देखो, अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल टेक्सोनमी की, न्यूमेरिकल मतलब नंबर बेस्ड। अब ये नंबर्स कहाँ पर यूज किए जा रहे हैं बेटा, न्यूमेरिकल टेक्सोनमी यूज में आती है बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के थ्रू क्या किया गया, किसके बेसिस पर, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। जो कैरेक्टर्स ऑब्जर्व में आ रहे थे
उनके बेसिस पर क्या अलॉट कर दिए गए, नंबर्स एंड कोड्स, ठीक है। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को नंबर्स एंड कोड्स असाइन कर दिए गए, ठीक है, और उसके बेसिस पर पूरा डेटा बना दिया गया, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी ऑर्गेनिज्म में जो भी कैरेक्टर्स देख रहे थे, है या नहीं है, जो भी है, तो उसके बेसिस पर आप उसे नंबर दे दे रहे थे, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इसके बेसिस पर आपने क्या करा, टेक्सोनॉमी को और ज्यादा सिंपल कर दिया, बिकॉज कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, स्टोरेज ऑफ large amount of data is easy. और आप कहीं से भी कोई भी फाइल को बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज डेटा कहाँ स्टोर्ड है, कंप्यूटर्स के अंदर, फाइल्स के अंदर स्टोर्ड नहीं है, जो आपको पूरे प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़े। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ने ये चीज इजी कर दी। अगर बात करेंगे इसके अलावा, तो वन मोर थिंग, दैट इज साइटो टेक्सोनॉमी। साइटो मतलब से, तो साइटो टेक्सोनॉमी के अंदर क्या चीजें आएंगी बेटा, यहाँ पर क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर है, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सेल के जो कैरेक्टर्स अवेलेबल है उनके बेसिस पर अगर क्लासिफिकेशन हो, जैसे क्या, जैसे कौन सा कैरेक्टर हो गया, जैसे क्रोमोसोम नंबर, है ना, क्रोमोसोम नंबर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, बिहेवियर हो गया, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, साइटोटेक्सोनॉमी के अंदर आती हैं। अगर कीमोटेक्सोनॉमी की बात करूं, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर प्लांट के अंदर कोई पर्टिकुलर केमिकल मिलता है, तो आपने यदि उस पर्टिकुलर केमिकल की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक केमिकल है जो हर एक में नहीं मिल रहा, तो आप क्या बोल रहे हो, उसके बेसिस पर यदि आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, देन दैट इज अंडर कीमोटेक्सोनॉमी, ठीक है। आप क्या बोलोगे, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, दे यूज क्या चीज, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, they use chemical constituents of plant। और ये क्या करने के लिए, ये चीज क्या करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए, कोई तरह का अगर कंफ्यूजन है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट्स। अगर मान लो क्लासिफिकेशन में कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, तो कीमोटेक्सोनॉमी को भी बेसिस बनाया जा सकता है। कोई पर्टिकुलर ऐसा केमिकल हो जो स्पीशीज में अवेलेबल हो अलग से, तो आप क्या कर सकते हो, उसके बेसिस पर क्लासिफाई यदि आप कर रहे हो, तो दैट कम्स अंडर कीमोटेक्सोनॉमी। तो आपको समझ में, अभी तक हम लोगों ने क्या चीजें पढ़ी, हमने आर्टिफिशियल सिस्टम पढ़ा, ठीक है, लिनियस के द्वारा। देन हम लोगों ने नेचुरल सिस्टम पढ़ा, बेंथम एंड हूकर। देन हमने फाइलोजेनेटिक पढ़ा, फाइलोजेनेटिक को बेसिस किसने बनाया था, विटेकर ने बनाया था, ठीक है। और भी बहुत सारे थे, एंगुलर फ्रंटल बोल सकते हो आप लोग। उसके बाद बात करी हमने किसकी, टेक्सोनॉमी के टाइप्स की। टेक्सोनॉमी के टाइप्स में सबसे पहला था न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जहां नंबर्स एंड कोड्स को इस्तेमाल किया गया क्लासिफिकेशन के बेसिस को बनाने के लिए, ठीक है। साइटो टेक्सोनॉमी में सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस को, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, क्रोमोसोम नंबर कैसे है, सेल के और बाकी फीचर्स कैसे हैं, इनके बेसिस पर यदि आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, देन दैट कम्स अंडर साइटो टेक्सोनॉमी, जब आप सेल के कैरेक्टर्स को कंसिडरेशन में रख रहे हो। अगर कीमोटेक्सोनॉमी की बात करें, अगर आप किसी स्पेसिफिक केमिकल कॉन्स्टेंट को कंसिडरेशन में रख रहे हो, देन दैट कम्स अंडर सॉरी, कीमोटेक्सोनॉमी। तो ये आपका कीमोटेक्सोनॉमी के अंडर आ जाता है, क्लियर। तो ये हो जाता है आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ प्लांट किंगडम, जिसने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन जो था उसके बेसिस क्या बनते गए, किन चीजों के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता गया पुराने सिस्टम से, जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ती गई उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन कितना ज्यादा इवॉल्व होता गया। अगर आप पुराने से याद करो, तो धीरे धीरे एडवांसमेंट किस बात पे बढ़ती है, कि पहले जो चीजें नहीं अवेलेबल थी उनको और लाया गया। तो पुराना तो था ही था, अब नए वाले में कुछ नए फीचर्स भी आ गए। जैसे अगर आप नेचुरल सिस्टम की बात करते हो, तो एक्सटर्नल फीचर्स तो पहले से लिए जा रहे थे, अब क्या कर लिया, इंटरनल फीचर्स को भी कंसिडरेशन में रख लिया गया, ठीक है। फाइलोजेनेटिक में क्या हुआ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसिडरेशन में रख लिया गया। तो क्या हुआ, क्लासिफिकेशन और ज्यादा रिफाइन होती चली गई। टैक्सोनॉमी के टाइप्स भी मैंने आपको पढ़ा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आपका डिविजन एल्गी। फाइलम एल्गी वाला कंफ्यूजन तो नहीं है ना। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।